नमस्ते, मैं पंकज केवट आप सभी के बीच। आज की रेगुलेशंस है रेगुलेशंस नंबर 143, यानी कि प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट। धूल से हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, क्या क्या बचाव करेंगे, उसके बारे में ये रेगुलेशंस बताई गई है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेगुलेशंस नंबर 143, प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट। 143, प्लीज रिमेंबर इट। आप किसी भी वर्किंग कंडीशंस में हो या अंडरग्राउंड में हो या ओपन कास्ट में हो, आपको भली भांति से पता है कि मशीनरीज चलेंगे तो डस्ट होंगे ही होंगे। डस्ट ऐसा कोई माइंस है नहीं जो डस्ट प्रोड्यूस ना करता हो या फिर डस्ट नहीं बनता हो। माइंस से गाड़ी चलती है, मशीनरी चलती है, ओपन इन्वायरमेंट है, हवा चलती है, तो कहीं ना कहीं डस्ट प्रेजेंट रहता ही है। डस्ट को आप अगर हिंदी में देखा जाए तो डस्ट को हम लोग धूल कहते हैं। धूल, तो अगर धूल की बात करें, डस्ट की बात करें, तो आपके वातावरण में आप जहां प्रेजेंट है वहां भी कुछ ना कुछ डस्ट है, तभी जाके आपके बुक में धूल जम जाती है। आपके घर पे भी डस्ट प्रेजेंट रहता है, लेकिन 1 महीने 2 महीने में दिखाई नहीं देती है। बट वही डस्ट किसी घर के अंदर में अगर 3-4 महीने आप उस घर को सफाई करना बंद कर दे तो आपको समझ में आता है कि 1 mm 2 mm की लेयर डस्ट से बैठ जाती है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अपने घर को बचाव नहीं कर पा रहे हैं डस्ट से। तो भाई माइंस है, ओपन इन्वायरमेंट है, ओपन कंडीशंस है, मशीनरीज चलती है, ट्रक डंपर टिपर सब चलते हैं, तो वहां हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं? आप अपने घर पे ताला लगा के 3 महीने तक बाहर निकल जाओ, आप देखना आपके घर में 1 mm 2 mm लेयर बाय लेयर डस्ट जमा हो जाती होगी, जबकि आपके घर पे कोई ना मशीनरी चलती है और ना ही किसी प्रकार का इक्विपमेंट जो डस्ट ज्यादा रिलीज करती हो। तो आपका घर इतना सुरक्षित है, फिर भी डस्ट जम जा रहा है, तो भाई माइंस है, माइंस की कंडीशन सब जान रहे हो। ओके, तो उसी के सिलसिले में ये रेगुलेशंस बनाई गई है कि माइंस में डस्ट को कैसे कम करें, माइंस में क्या प्रिकॉशंस ले जिससे डस्ट कम हो सके। अच्छा, एक सेकेंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट में सिलिका प्रेजेंट आता है। सिलिका आपको पता ही होगा, एक तरह से एलिमेंट है। और अगर सिलिका आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई भी क्लॉथ्स या ब्रांडेड शूज या फिर ब्रांडेड क्लॉथ्स या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेते हैं तो छोटी सी पुड़िया में, व्हाइट कलर की पुड़िया में सिलिका आपको उस डब्बे के साथ, पैकिंग के साथ दी जाती है। तो पता है वो सिलिका क्यों होता है? सिलिका क्यों दी जाती है जूते के साथ या किसी क्लॉथ के साथ? वो इसलिए क्योंकि फैक्ट्री से जूता जब बनता है या फिर कोई भी क्लॉथ बनता है और उसे बिकने में लगभग 2 महीना 3 महीना 6 महीना, ट्रांसपोर्ट होने में 2 महीना 3 महीना 6 महीना, कुछ भी समय लगता है। अगर इस दरमियान में बरसात का सीजन आ जाए या ओपन एनवायरनमेंट में चला जाए तो फिर ओपन एनवायरनमेंट में तो आपका नमी भी प्रेजेंट है और क्लॉथ या फिर कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नमी से इफेक्ट हो सकता है। अगर नमी प्रेजेंट रहे, सपोज दैट शूज में नमी आ गई और नमी शूज को एब्जॉर्ब कर ली, शूज ने नमी को एब्जॉर्ब कर ली, तो फिर वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है और डैमेज होगा तो फंगस आएंगे, स्मेल होगा। तो इस तरह से बचाव के लिए सिलिका का एक छोटा सा पुड़िया दी जाती है जिससे नमी ना हो सके। ओके, और आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बचा रहे।
तो सेम इट इज यहाँ माइंस के अंदर सिलिका की बात की गई है। और सिलिका इतना हार्मफुल चीज है, हार्मफुल कंपाउंड बोलिए या एलिमेंट बोलिए या प्रोडक्ट बोलिए, सिलिका बहुत ही खराब चीज है, जिससे अगर आप 5 साल कंटिन्यू सिगरेट पीते हैं, कंटिन्यू चेन स्मोकर हैं आप, 5 साल चेन स्मोकिंग कर रहे हैं आप, सिगरेट पी रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, और एक तरफ से आप मात्र 6 महीने सिलिका एयरबोर्न डस्ट या फिर सिलिका प्रेजेंट एयर में आप इनहेल कर रहे हैं, मतलब सिलिका वाले जगह पे आप वर्किंग कर रहे हैं 6 महीना ही ओनली। एक 6 महीने जहां सिलिका प्रेजेंट है और एक 5 साल जहां आप चेन स्मोक कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा सिलिका वाला जो जगह है वो चेन स्मोकर से ज्यादा डेंजरस है। आपका लंग्स इतना बर्बाद करके रख देगा कि आप जीवित स्थिति में नहीं रहेंगे। एक 5 साल और एक 6 महीना, तो कहने का मतलब है सिलिका बहुत ही डेंजरस चीज है, डेंजरस सब्सटेंस है। अंडरग्राउंड के कंडीशंस में सिलिका जहां प्रेजेंट है वहां वर्किंग लगातार लंबे समय तक आप करते रहेंगे तो आपको सिलिकोसिस एक डिजीज का नाम है, जो अंडरग्राउंड के कंडीशंस में, ओपन के कंडीशंस में भी होता है। सिलिकोसिस लंग्स से रिलेटेड डिजीज है। आपका जो फेफड़ा है, फेफड़े को ये गलाने के लिए 6 महीना ही काफी है। ओके, तो ये रेगुलेशंस स्पेशली बनाई गई है कि हाउ टू प्रोटेक्ट या फिर हाउ टू प्रिवेंट वर्किंग अकॉर्डिंग इन डस्ट इन्वायरमेंट। डस्ट के जगहों से आपको काम भी करना है और वहां से प्रिकॉशंस और बचाव भी रखना है, उसी के बारे में ये रेगुलेशंस को बनाया गया है। ओके, चलिए थोड़ा बहुत तो डिस्कशंस हो गई। सबसे पहले आप सभी को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपकी जो आशा है, आपकी जो मंजिल है वो आपको मिले, साथ ही हमें भी मिले। और धनतेरस आपको पता ही होगा हिंदू कल्चर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में देखा जाता है, और दीपावली भी आपको पता ही होगा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे, आपको बस शुभकामनाएं। आप अपने फैमिलीज के साथ धनतेरस, दीपावली, छठ अपना त्योहार को मनाएं, यही कामना करते हैं। ओके, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, जहीं भी हो आप साल में एक बार घर आइए, छुट्टी आप दीपावली से लेके छठ तक लीजिए ताकि सभी को अच्छा लगे। ओके, जस्ट 1 मिनट होल्ड। मैंने चलो फिर रेगुलेशंस को देखते हैं। प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट रेगुलेशंस 143, पहला पॉइंट। अच्छा, रेगुलेशंस शुरुआत करने से पहले आप नॉर्मली 2 या 3 बातें को हमेशा याद रखेंगे कि डस्ट है तो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए या फिर डस्ट मेजर करने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट आएगा। इक्विपमेंट या फिर आप गैजेट बोल लीजिए या फिर आप इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए, इंस्ट्रूमेंट। ओके, डस्ट कहाँ रहेगा? एनवायरनमेंट में रहेगा, वर्किंग कंडीशंस में रहेगा, वर्किंग प्लेस में रहेगा, और कहीं भी रह सकता है ये डस्ट। तो हमें क्या करना है कि ओपन एनवायरनमेंट या वर्किंग कंडीशन में कितने प्रकार का डस्ट है या क्या क्या प्रेजेंट है उस डस्ट में, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आएगा, इक्विपमेंट आएगा, गैजेट आएगा, और ये क्या करता है कि आपको रीडिंग देता है कि भाई कितना परसेंटेज सिलिका है, कितना एनवायरनमेंट का वहाँ कंडीशन से, कितना हवा जा रही है, ये सब सारे रीडिंग देता है। बट क्वेश्चंस क्या हमारा बनता है, जो भी
इंस्ट्रूमेंट रहता है या जिससे हम लोग इंस्पेक्शंस करते हैं या एग्जामिन करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशंस कब होना चाहिए, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट का एग्जामिन या फिर जांच कब होना चाहिए, जांच कब हो जाना चाहिए। दो क्वेश्चंस ये हमारा यहां से निकल कर आता है। ओके, तो दो क्वेश्चंस अगर आप सोच रहे हैं कि बाइक की सर्विस आपको जब एक स्पोर्ट बाइक या कोई भी बाइक आप परचेस करते हैं तो शोरूम से आपको पहले ही रीडिंग या वार्निंग दे दिया जाएगा कि 10,000 किलोमीटर के बाद आपको पहला सर्विसिंग कर लेना है, देन आफ्टर इतने किलोमीटर के बाद सर्विसिंग, देन आफ्टर 6 महीना 5 महीना या जो भी डाटा आपको मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विसिंग करना होता है। सेम इट इज यहाँ भी कैलिब्रेशंस, मेजर रूप से जो भी इंस्ट्रूमेंट, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशंस यानी कि सर्विस होती है वो 3 महीना में होना ही होना है मेजर रूप से। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अंडरग्राउंड ओपन कास्ट का हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको नापने के लिए या फिर उसको कैलिब्रेशंस करने के लिए 3 महीने का, जैसे मिथनोमीटर हो गया, एनीमोमीटर हो गया, वेलोसिटी नापने वाली मशीन्स हो गई, वेलोमीटर जिसको बोलते हैं, या फिर मल्टी गैस डिटेक्टर, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट होती है प्रत्येक 3 महीने में इसकी कैलिब्रेशंस की जाती है। मान के रखिएगा प्रत्येक 3 महीने में। बट किसी किसी केस में क्या होता है कि कैलिब्रेशंस का डेट ना देख के उसमें ये निर्धारित की जाती है कि भाई आपको विद इन 7 डेज, 1 मंथ या 3 मंथ्स कंपनी के अकॉर्डिंग जो डेट दी जाती है उसी डेट में आपको कैलिब्रेशंस करने के लिए जाना है या उसी डेट में आपको कैलिब्रेशंस करवा लेना है। ओके, जांच पड़ताल करवा लेना है। और एक इंस्ट्रूमेंट की जांच के लिए, ये तो कैलिब्रेशंस के लिए गया, अब जांच के लिए भाई बार बार तो हम जाएंगे नहीं लैब कि भाई देख दो क्या है क्या नहीं, तो इससे अच्छा है थोड़ी बहुत अपनी भी अवेयरनेस से हम उसको सर्विस या धूल डस्ट कुछ भी उसमें लगा हुआ हो जिसके वजह से काम नहीं कर रहा तो उसको तो खुद से भी साफ कर सकते हैं। तो ये जो डेट मेंटेन किया जाता है ये कौन करते हैं, मैनेजर या फिर चीफ इंस्पेक्टर, और ये ज्यादातर नहीं 7 डेज के आसपास होता है। रेगुलेशंस में लिखा होगा तो इसमें हम अभी नहीं रेगुलेशंस को देख के, या फिर मैं अगर बोल भी दूं और आपके दिमाग में छप जाए और रेगुलेशंस कुछ और डाटा दे दे तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए जब तक तेज नहीं बनना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलना है। ओके, और इसमें 2-3 डाटा बहुत इंपॉर्टेंट से सिलिका वाला 5% वाला डाटा अभी बताएंगे, लेकिन उससे कुछ डाटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 60 मीटर का डाटा दिया हुआ है। 60 मीटर यानी कि वर्किंग फेस के अंदर वर्किंग प्लेस या फिर फेस हो या रूफ हो या फिर साइड हो, 60 मीटर के अंदर आपको नीट एंड क्लीनेस रखना है। नीट एंड क्लीन्स कैसे रख सकते हैं, आप उसमें क्या वाटरिंग कीजिए, मतलब फ्री फ्रॉम डस्ट रखना है। 60 मीटर तक डस्ट यानी कि साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, या तो पानी का छिड़काव करके, व्हाइट वॉश करके, या भी और भी तरीके से रख सकते हैं जो कि रेगुलेशंस में मेंटेन किया गया है। उसके बाद 80 मीटर तक माउथ से या फिर
माइंस से 80 मीटर तक कोई भी स्क्रीनिंग प्लांट ना रहे, स्क्रीनिंग प्लांट ना रहे, स्क्रीनिंग प्लांट। ओके, स्क्रीनिंग प्लांट में सब समझ लो क्रशर या फिर कोयले को तोड़ने के लिए कोई भी प्लांट। अगर कोयला मेरे ढेला टाइप में आ रहा हो, उसको हमको स्लैग में बनाना है या ROM की साइज में बनानी है या फिर फुल स्टीम की साइज में बनानी, तो उस तरह का इक्विपमेंट लगाया जाता है, प्लांट लगाया जाता है जहां से कोयले की साइज दी जाती है, उसको हम लोग स्क्रीनिंग प्लांट्स कहते हैं। आई थिंक स्क्रीनिंग ही बोलते हैं, जरा आप लोग कंफर्म हो जाइएगा। ओके, और इसमें और मेजर रूप से और क्या डाटा है, प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट, तो जो भी डाटा है चलिए अब देखते हैं रेगुलेशंस को। तो पहला रेगुलेशंस, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी मैन शॉल टेक सच स्टेप as may be necessary for minimizing of emissions of dust। ऑनर, एजेंट और मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे कदम को उठाएंगे जिससे डस्ट को हम लोग कम कर सके, प्लस and for the suppression of dust which enters the air at any working place below ground or on surface, and for ensuring that the exposures of working respirable dust is limited